गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना कि गुरुजी ने आज मुझे फिर से ये मौका दिया सत्संग सुनाने का। एंड मेरी आंटी दरबार बहुत खूबसूरत था। गुरुजी साक्षात वहाँ बैठे हुए विराजमान हैं। एंड मैं भी अपनी जर्नी आपको बताऊँगी कि मेरी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई। मेरी 2007 से पहले ही हमें गुरुजी के यहाँ से बहुत मैसेजेस आते थे कि आप गुरुजी के मंदिर चलो। क्योंकि मेरी जो ब्रदर इन लॉ थे वो मेरे अंकल को बहुत इंसिस्ट करते थे कि आप बड़े मंदिर चलो, क्योंकि वो कुछ बिजनेस को लेके बहुत परेशान रहते थे। और एक्चुअली वो इतनी जगह सब जा जा के थक चुके थे, क्योंकि कोई कहीं पर भी बोलता था तो वो वहां पर जाते थे। बट अब वो इतने तंग आ चुके थे कि वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं होते थे। तो 2007 के बाद जब 2000 हम लोग हॉलीडेज पे गए हुए थे और हम वहां से जब वापस आए अपने बच्चों के साथ, तो मैंने देखा कि मेरे नेक पे एक ग्लैंड हो गया था। और वो ग्लैंड देख के हम बहुत घबरा गए, स्वॉलन, कि वो जैसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो हम अपने डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास गए। और हम जैसे ही उसके पास गए, उसने हमें एकदम बोला कि आप रीना कौन से हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे। उसने मेरे को कैंसर हॉस्पिटल्स के नाम दे दिए। और ये सब सुन के तो मैं बहुत डर ही गई कि एकदम कैंसर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस नाम से भी हमें इतना डर लगता था। कुछ साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की इसी वजह से डेथ हो चुकी थी। और मेरे अंकल उस टाइम बहुत डिप्रेशन में रहते थे, क्योंकि अपनी सिस्टर को लेके वो बहुत कंसर्न थे। और उसके बाद जब उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि कौन से हॉस्पिटल जाना चाहेगी, तो उसने मुझे एफएनएसी वगैरह पहले ही बोला कि आप बायोप्सी कराओ रीना। और मैंने एफएनएसी वगैरह कराई। मगर फिर भी आपके मन में जो कैंसर वर्ड सुन के ही उसने एफएनएसी एंड बायोप्सी बोला, तो आपको ऐसा लगता है कि मे बी ये कैंसर ही होगा। फिर भी हमने और डॉक्टर्स पे बहुत ओपिनियन लिया, और डॉक्टर्स का भी, तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि आप एफएनएसी कराओ। मगर कुछ डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि मे बी ये टीबी भी हो सकता है। तो हमारा टीबी का भी डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया। उसके साथ-साथ हमने बहुत जगह जाना स्टार्ट किया। कोई आयुर्वेदिक बोलता, होम्योपैथिक बोलता, कोई भी कहीं पर भी बोलता। और हम लोग हर जगह जाते। कोई पंडित पे बोलता, एस्ट्रोलॉजर्स पे बोलता, कोई बोलता कि गले में कंठ माला है, क्योंकि वो धीरे-धीरे फैलती जा रही थी। और बट मेरे अंकल को फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने इंसिस्ट किया हमारे कि आप भैया गुरुजी पे चलो, भाभी वहाँ पे ठीक हो जाएँगी। बट मेरे अंकल पहले तो नहीं मानते थे, मगर फिर अंकल ने मूड बनाया कि ठीक है, हम चलेंगे। मगर वो गुरुजी का जब बुलावा आता है, तो उसके बाद भी इतनी मेरे को परेशानी होती थी। मुझे दिन-रात इतना फ़ीवर रहता था। मैं सुबह मेडिसिन लेती थी क्रोसिन, फिर शाम को भी। और कभी जाने का बनता था तो बारिश बहुत हो जाती थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। जब 2009 में जब ग्लैंड हुआ, और फिर उसके बाद हमें गुरुजी का ध्यान तो आया, मगर आप इतनी उस चीज़ों में इतने डिस्टर्ब होते हो कि आपका और जगह पे ध्यान ज़्यादा जाता है कि आप किसी पंडित पे जाओ, उधर जाओ। बट गुरुजी के तरफ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हम लेट पहुँचे, क्योंकि गुरुजी जब अपने चोला रूप में हमें बुलाते थे तो हम जा नहीं पाए। मगर गुरुजी के बुलाने से ही मैं ये देखा कि हमारी ब्लेसिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे अंकल जो बिज़नेस से परेशान थे, उनका बिज़नेस अच्छा हो चुका था कि जस्ट एक मैसेज ही आना कि गुरुजी बुला रहे हैं। उनके बुलावे से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। एक बार जब मेरी हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई, कंठमाला किसी ने बोला, किसी ने बोला आप साँप छोड़ो, किसी ने कुछ बोला, सब कुछ किया हमने। कोई कहता था चहल जाओ, वहाँ पे मेडिसिन लगवाओ। मैं वहाँ तक जाती थी और अपने नेक पे वो मेडिसिन ऐसे लगती थी कि जैसे किसी ने आपके गले पे तेज़ाब डाल दिया हो। और मैं लास्ट उनको बोल के आई थी उन पहाड़ों पे कि मैं अब यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। फिर मैं बिज़नेस करती थी, मेरा बुटीक था।
तो मेरे बुटीक पे एक बार मेरे अंकल के कज़िन आए और उनकी वाइफ़ साथ में आई। उन्होंने मुझे देखा कि मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है और मैं अपने बुटीक पे बैठती भी नहीं थी, ना मैं किसी से बात करती थी। हमेशा अपने सिर को मैं कवर करके रखती थी क्योंकि मेरा नेक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि ग्लैंड्स इतने स्वॉलन हो चुके थे। तब उन अंकल ने जैसे हमें बोला हो कि नहीं आप जाओगे बड़े मंदिर। फिर मेरा नेक्स्ट मंडे आया तो उनका फिर से फ़ोन आया कि आप गए हो, नहीं गए? जैसे वो हमें डाँट के बोल रहे हों और गुरुजी का मैसेज हमें आ रहा हो कि नहीं आपको जाना ही जाना है। तो मैं और मेरे अंकल हम निकले घर से और वो हमें रास्ता बताते गए और हम बड़े मंदिर पहुँचे। उन्होंने बोला गुरुजी की गाड़ी पे पीछे गुरुजी लिखा होगा, तो आप उसको फ़ॉलो कर लेना और हमने फ़ॉलो किया, हम वहाँ पहुँचे। हम जब वहाँ मंदिर में पहुँचे, वो मंदिर इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि देख के हम तो हैरान ही हो गए। इतना साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। थोड़ी देर के लिए तो जैसे हम अपनी बीमारी भूल ही गए। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जाने से देखा कि जो मैं अन्न नहीं खा पाती थी, वो गुरुजी का मंडे को जो समोसा प्रसाद एंड चाय प्रसाद मिलता था, वो मैंने लिया। मैंने उससे देखा कि मैंने अन्न खाना स्टार्ट किया। तो मेरे अंकल के माइंड में जब हम गुरुजी के हॉल में गए, तो वो गुरुजी से मन ही मन बातें कर रहे थे कि गुरुजी ये हमारे साथ क्या हो गया? मैंने तो अभी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, अभी तो मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, अभी तो मैंने बिज़नेस भी अपना और आगे सोचा था इसको एक्सपैंड करना और मुझे तो घूमने का इतना शौक है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाया कि गुरुजी ये क्या हो गया? और उसी के बाद ये बात मुझे नहीं पता थी कि मेरे अंकल मन ही मन के गुरुजी से ये बात कर रहे हैं। हम जैसे ही हॉल से बाहर निकले तो वहाँ पे संगत उन दिनों बहुत कम संगत होती थी और सब 4-5 के ग्रुप्स में बैठ के गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे होते थे। और मेरे अंकल को एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद पता नहीं यहाँ पे कैसी प्रमोशन हो रही है या कुछ क्या अपने उन्होंने छोड़े हुए हैं लोग जो ये सब प्रमोट कर रहे हैं उनको। बट हम अनजान थे, हमें गुरुजी की महिमा का इतना ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी थे। उसके बाद जब हम घर गए, उनका फ़ोन आया हमें अंकल आंटी का और जिन्होंने हमें भेजा था, उन्होंने हमें बोला कि आप वहाँ पे गए, आपको कैसा लगा? तो हमने आके उनको सब बताया कि इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा, बट कहीं-कहीं अंकल को डाउट्स भी थे। तो वो जैसे-जैसे डाउट्स थे, वो अंकल के गुरुजी कंप्लीट करते जा रहे थे। उनकी जो अनफ़ोल्ड होते जा रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप जाओ ये बहुत पवित्र जगह है और रीना यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो मेरे अंकल ने उनकी बात मान के उन्होंने जो बोला कि ठीक है। तो हम हर मंडे, थर्सडे हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे और एक बार हम थर्सडे को गए तो वहाँ पे 4 लोगों को एक ही थाली में खाना होता है, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था। तो एक आंटी ने बोला कि आंटी अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूँगी और उन्होंने मेरे साथ प्रसाद लिया। बट मैंने देखा कि वो प्रसाद खाने से मेरी हालत दिन-ब-दिन थोड़ी बेटर होती गई। अब मैंने अपनी लाइफ़ तो मैं बहुत हार ही चुकी थी। मैं बहुत गुरु साईं बाबा और शेरावाली माता की मैं फॉलोवर थी। हमने हर होली पे हम साईं बाबा के यहाँ होते थे और हर दिवाली हम वैष्णो देवी। बट साईं बाबा पे मैंने अपनी लाइफ़ छोड़ी हुई थी। मैंने कहा साईं बाबा जैसे आप रखोगे ठीक है। बट मैं हर अल्टरनेटिव डेज़ पे साईं बाबा पे स्लिप्स डाल के पूछ लेती होती थी वेदर आई शुड गो फॉर बायोप्सी और नॉट। मगर हर बार आता था नो बायोप्सी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब मुझसे बहुत नाराज़ होती थी कि इतने पढ़े लिखे होके तू ये नहीं कर मैंने कहा मैंने किसी चीज़ को मना नहीं किया। आई एम रेडी टू गो फॉर बायोप्सी एंड ऑल बट एक स्लिप में येस और नो है, अगर येस आ जाए तो मैं ज़रूर कराऊँगी। बट मुझे आज वो समझ आती है कि अगर साईं बाबा ने भी मुझे बहुत रखा कि अगर मैं वो तब करा लेती तो डॉक्टर्स का कहना था कि मेरे ठीक होने के बाद कि ये बॉडी में बार-बार रीअकर होता है और बार-बार ऑपरेट करना पड़ता। बट वो गुरुजी का तरीका था, उन्होंने फुली ब्लेस करना था और मेरी उसके बाद मैंने गुरुजी पे जब रेगुलर जाना स्टार्ट किया तो मंडे को एक दिन आंटी वहाँ पे हमें मिली सबीना आंटी वो बोलती हैं
मेरे अंकल को कि रीना को क्या प्रॉब्लम है, और अंकल बहुत परेशान थे, तो अंकल ने बताया कि ऐसे-ऐसे इसका कई डॉक्टर्स कैंसर सजेस्ट करते हैं, कुछ कोई डॉक्टर्स टीबी, इस सब जगह इसका इस तरह से जा रहा है। और फिर उसके बाद उन आंटी ने बोला कि आप मेरे अंकल को बोला कि आप शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करो अंकल, और रीना को हर मंडे थर्सडे आप गुरुजी के मंदिर लाया करो, जो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद के डेज़ होते हैं। और गुरुजी ने हमारा मंडे एंड थर्सडे का हमारा सुलह बनाया, और हम मंडे थर्सडे रेगुलर जाने लगे, और अंकल शिव पुराण पढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गुरुजी पे मैंने जाना स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेड से उठ के किचन तक नहीं चल के जा सकती थी, कि मैं बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। मगर गुरुजी के लंगर प्रसाद की इतनी मेहर हुई कि जो मेरे अंकल के माइंड में पहले जो उनके गुरुजी से फर्स्ट मिलते ही उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे कि अभी तो मैंने लाइफ में मैं घूमा भी नहीं, और अभी ये क्या हो गया हमारे साथ। तो गुरुजी ने पहले मेरे हस्बैंड के वो विश जो भी उनकी थी वो पूरी करी। गुरुजी ने हमें 1 महीने के लिए मुझे यूएस भेजा, और वहाँ पर गुरुजी की मेहर, मैं जो इंडिया में रह के मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, ना उठ के किचन तक चल जा के जा सकती थी, बिल्कुल टोटली ब्लैक हो चुकी थी। वो गुरुजी ने मेरे को यूएस भेजा, क्योंकि मैंने सुना था गुरुजी का तरीका होता है, गुरुजी कभी किसी का हवा में इलाज करते हैं, किसी का पानी में करते हैं, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने मेरा हवा में करना था। और वहाँ जाते ही गुरुजी ने मेरे को आधे से ज़्यादा यूएस घुमा दिया। उसके बाद जब मैं वापस आई, और अंकल की जो विश थी, अंकल को प्रॉपर्टीज़ भी जो अंकल चाहते थे, अंकल को वो भी सब गुरुजी ने करा दिया। और गुरुजी ने कहा, "हुण तुहानू घुमा दिता है, तेरी विश पूरी कर दित्ती है।" जैसे मेरे अंकल को बोला गुरुजी ने कि हुण रीना दा इलाज शुरू करिए। हम मंदिर जाना हमारे मंडे, थर्सडे रेगुलर स्टार्ट हो गए। 2011 में हमें गुरुजी ने यूएस भेजा, उसके बाद जब हम वापस आए, तो गुरुजी ने मेरे को जैसे नींबू की तरह निचोड़ना स्टार्ट किया। और मैं वहाँ पर संगत से सुनती होती थी कि संगत बोलती होती थी गुरुजी के वहाँ पे, जब गुरुजी का महिमा का गुणगान कर रहे होते थे बड़े मंदिर में, कि साईं बाबा मेरा बेटा है और शेरांवाली माता मेरी बेटी है, उन्हें परेशान ना करया करो। तुसी जेड़ी भी अर्जियां लगानियां ने, वो सब मेरे को वापस आनियां होंदियां ने। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी तो सुप्रीम पावर है, तो मैंने अपनी लाइफ गुरुजी पे सरेंडर कर दी। क्योंकि मुझे था कि अब मैंने बचना तो है नहीं, क्योंकि मेरी हालत वापस आने के बाद डे बाय डे और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। मेरे को बॉडी में इतनी इचिंग होनी शुरू हो गई कि मैं कुछ भी नहीं पहन सकती थी, ना मैं एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, ना मैं एम्ब्रॉयडर्ड ज्वेलरी, इवन मेरा बुटीक होते-सोते मैं कुछ भी नहीं पहन सकती थी। और इससे पहले जब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी, तो मैं अपने बुटीक पे कुछ भी अपने ऊपर लगाती थी, तो सब बहुत एप्रिशिएट करते थे। बट जब मेरी हालत खराब होती गई, मैं कुछ भी लगाती थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे को खुद को बहुत कॉम्प्लेक्स आने लग गया। तो मैं गुरुजी को बोलती होती थी कि मैं क्या करूँ? बट वहाँ पे जब मैं संगत से ये सब सुनती थी कि साईं बाबा मेरा बेटा है, तो मैंने गुरुजी पे अपनी लाइफ सरेंडर कर दी। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने आप पे अपनी लाइफ सरेंडर करी। आप चाहे मुझे रखो, चाहे नहीं रखो, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूँगी। और गुरुजी पे सरेंडर करते ही गुरुजी ने मेरा जैसे सल्ला बनाया, और मेरा सल्ला बनाया कि मेरा पेट स्कैन हुआ, और मेरी बायोप्सी हुई। मेरी बायोप्सी के बाद मेरी रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस टाइप का कैंसर है। वो सब गुरुजी का प्लान था। एंड जब पेट स्कैन हुआ मेरा, तो पेट स्कैन के बाद तब भी डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह स्प्रेड हो चुका था मेरे हेड से लेके पैर के टो। बॉडी के हर लिम्फ नोड के अंदर मुझे कैंसर हो चुका था। एंड अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी लाइफ का तो दी एंड ही था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखने के बाद यही बोला था कि इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में लिम्फ नोड के अंदर इनको कैंसर है। तब उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट्स लेके हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ पर जब बड़े मंदिर हम बैठे, मंडे का दिन था, और मैं उस टाइम बहुत रो रही थी। गुरुजी के रूम के बाहर से निकलते ही, वहाँ पे जहाँ पे संगत चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेती है,
2011 की बात है, हम वहाँ बैठे हुए हैं और मैं बहुत रो रही थी। एक आंटी आई हमारे पास, उन्होंने ब्लैक पर्स पकड़ा हुआ और मेरे घुटने पे हाथ रख के कहती हैं, "ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी।" ठीक वो मुझे 3 बार कह के चली गईं। वो आंटी कभी हमें मंदिर में दोबारा नहीं दिखी। और इसी तरह उसके बाद मेरे को इतनी इचिंग होती थी बॉडी में कि मैं एक दिन थर्सडे के दिन मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पे मुझे किसी ने एक फ्लावर दे दिया समाधि से और वो फ्लावर जस्ट मैंने अपनी बॉडी पे टच कर लिया। और वो टच करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने जो मैं 1 सेकंड भी बिना इचिंग करे नहीं रह सकती थी, इतनी इचिंग होती थी मेरे को। वो गुरुजी ने मेरे को 3 घंटे मुझे इचिंग नहीं होने दी। वो 3 घंटे मेरे को बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई। जैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर किया हो। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही देखो, अब मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली सब बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे। मेरे अंकल मेरे को रात को हिला के देखते होते थे कि है कि नहीं, कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि इतनी हालत खराब हो चुकी हुई थी मेरी। और जब फ्लावर लेने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरे को होप दी है, मेरी उम्मीद जागी कि नहीं, मेरे साथ सब ठीक होगा। एंड उसके बाद मेरे मम्मी-पापा को, जब मेरी मम्मा हमेशा गुरुजी को जाके वहाँ बोलती होती थी कि मेरे को पहले जैसे रीना चाहिए, पहले जैसे रीना चाहिए। बट मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि आपको गुरुजी ने पहले से भी बेटर रीना दे दी। फिर उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे लाइफ के 10-15 दिन ही बचे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इनकी दुआ ही करो बस। तो मेरे पेरेंट्स मुझे अपने घर ले गए। जब वो मुझे अपने घर लेके गए, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट ड्रीम गुरुजी को देखा अपने ड्रीम के अंदर कि गुरुजी के हॉल के अंदर, गुरुजी के चेयर के पास मैंने फोल्डिंग चारपाई पे अपने आप को लेटे हुए देखा। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि गुरुजी, क्योंकि मैं संगत से सुनती होती थी कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी कहते हैं इट्स अ टेलीपैथी, मैं आपसे आके बात करता हूँ। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए तो हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं। फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर जाते, वहाँ पे अंकल ने बोला, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि आंटी आप लोटा ब्लेस कराओ। तो उन्होंने, उनके कहने पर हमने लोटा ब्लेस कराया। मेरे अंकल उस लोटे की सेवा करते, उसे उस लोटे से आधा मैं जल पी लेती और आधे से मैं नहा लेती। और धीरे-धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। और उसके बाद जब डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हम लोग गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी फुल बॉडी में कैंसर है, तो इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अ, बट एक बार को फिर पूरी फैमिली में फिर से यही सब हो गया कि ये वापस क्या हो गया। मेरी यूएस में भी रिपोर्ट्स दिखाई और यूएस में उन्होंने बोला कि इतनी वर्स्ट हमने आज तक किसी की रिपोर्ट देखी नहीं, जिसको 4th स्टेज का कैंसर, वो अभी तक कैसे सर्वाइव कर रही है। और यहाँ तक रिपोर्ट देखने, रिपोर्ट तक तो कोई बचता ही नहीं है। आई डोंट नो, उन्हें भी नहीं समझ आया कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने यही बोला कि यहाँ यूएस लाने का इनको कोई हाल नहीं है, आप इनका ट्रीटमेंट वहां पर ही कराओ, क्योंकि ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। और मेरा फिर से वहां पे ही ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ मैक्स के अंदर। एंड गुरुजी क्योंकि बोलते होते थे कि तुसी इलाज जरूर कराना है, डॉक्टर नु कॉम्बिनेशन मैं दसना है, क्योंकि जब आप पे गुरु महाराज की मेहर होती है, आप पे दवाई भी तभी, आप पे उसकी ब्लेसिंग्स के साथ ही आपको वो असर करना स्टार्ट करती है। एंड मेरा बोन मैरो लेने उसके बाद जब मैं गुरुजी को हर थर्सडे में इनवाइट करके आती थी कि गुरुजी प्लीज मंडे को मेरी कीमो है, और मैं मंडे का दिन लेती होती थी कीमो का, कि गुरुजी मंडे को मेरी कीमो है, आप प्लीज मेरे साथ रहना। और थर्सडे हमेशा गुरुजी को मैं अपने साथ मंडे के लिए इनवाइट करके आती थी। अब जब मेरा जब बोन मैरो लिया, सॉरी, मेरा बोन मैरो लेने के बाद डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि मेरा बोन मैरो, सॉरी, बिल्कुल क्लियर आया। और डॉक्टर्स हैरान, जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर, उसका बोन मैरो कैसे क्लियर। बट हमें तो पता था कि हम अपने गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद खाने जाते हैं। और
महाराज जी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो मेडिसिन से भी बढ़ के काम करती है। और मेरा बोन मैरो डॉक्टर्स बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। जब वापस यूएस में रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने भी यही बोला कि इंडिया में रिपोर्ट चेंज हो जाती हैं, तो ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। बट गुरुजी के होते तो बड़ी से बड़ी रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं। एंड हमारे गुरुजी तो वैसे भी सब बोलते हैं कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और कभी मेरे को संगत जी कभी आज तक ऐसे फील हुआ ही नहीं कि जैसे नई पुरानी संगत। अब हम सत्संग सुनते हैं तो कई बार होता है कि मैं गुरुजी को चोला रूप में नहीं मिल पाई, मगर कभी भी ऐसा फील हुआ ही नहीं अभी तक कि हमें ऐसे ही लगता है कि गुरुजी हमेशा अंग संग दिन रात हमारे साथ हैं। एंड गुरुजी उसके बाद जब मेरा बोन मैरो लेने के बाद मुझे लगा कि मैं गुरुजी का थैंक यू करूं कि मेरे बोन मैरो में कुछ नहीं आया। तो हम बड़े मंदिर गए। एंड वहां जब मैं गई तो मुझे, क्योंकि उससे पहले जब बोन मैरो लेने से एक दिन पहले गुरुजी फिर मेरे ड्रीम में आए थे। और गुरुजी ने मेरे को बहुत सुंदर रेड चोला पहना हुआ था। एंड मुझे जहां से मेरा बोन मैरो लिया था वहां पे मुझे जोर से लात मार के कहती हैं, जा तेरी लाइफ के 10 साल और बढ़ाए। और शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद जब हम थर्सडे के दिन मंदिर गए गुरुजी को फिर से मैं अपनी कीमो के लिए इनवाइट करने, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हो कि लत जोर दी पई सी। एंड गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की लत मारना भी इट्स अ ब्लेसिंग। एंड फिर उसके बाद मेरी कीमो में, मैं हर कीमो में जब भी मैं कीमो करा के आती मेरी हालत बेटर होती जाती। फर्स्ट कीमो में जो मेरे को इतनी इचिंग होती थी, जो मैं सारी सारी रात नहीं सोती थी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो फर्स्ट कीमो में ही मेरे को सबसे पहले इचिंग से मुझे आराम आया। मेरे डॉक्टर्स भी खुश कि चलो इनको जिस चीज से ये सबसे ज्यादा परेशान थी उस चीज से इनको आराम मिला, क्योंकि वो इचिंग की वजह से मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो चुका था, मेरा वेट 36 केजी, मैं बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। एंड मेरे को ब्लड चढ़ा था क्योंकि मुझे कीमो के लिए प्रिपेयर कराया गुरुजी ने। और उसके बाद जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने कहा जा तेरी लाइफ तो 10 साल और बढ़ाए। तब भी मुझे ऐसा लगता था कि एक बार को तो समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ एक्सटेंड करना, सपने में आना। फिर हम मंदिर गए, हमने संगत से बात करी बड़े मंदिर में। तो वहां पे भी सेवादार ने सबने यही बोला कि गुरुजी ने अगर आपकी लाइफ एक्सटेंड करी है तो उन्होंने करी है, और 10 years मीन्स 10 years। और मैं गुरुजी को, बट मैं मन ही मन गुरुजी को बोलती होती थी कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे, मैंने अपनी लाइफ आप पे सरेंडर करी, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूंगी। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते थे और मेरे बेड साइड पे मैं शब्द लगा लेती थी गुरुजी के। और मैं जो वहां पे और संगत होती थी वो भी ब्लेस हो जाती थी। और हर मंडे जैसे सब वेट कर रहे होते थे कि मैं कब आऊं, क्योंकि वहां गुरुजी कीमो के टाइम में इतना खुशनुमा माहौल बना देते थे कि सब बहुत एंजॉय करते थे, डॉक्टर्स सबको बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं जैसे कीमो कराने गई हुई हूँ, ऐसा लगता था जैसे हम पिकनिक मना रहे हैं वहां पे। एंड और मेरी गुरुजी ने कीमोस इतनी स्मूथली निकाली, जो मैं कीमो से मेरे को इतना डर लगता होता था कि मुझे लगता था कि कीमो सरवाइव नहीं कर पाऊंगी मैं और पता नहीं क्या होगा आगे। और मेरी 14 कीमोज हुई और गुरुजी ने ऐसे निकाली कि मेरी यूएस से विग लाई हुई मेरी वो यूज में नहीं आई। मैं जब कीमो करा के आती मेरी स्किन बेटर होती जाती है और मुझे ऐसा लगता कि मेरे बॉडी के सेल्स जैसे रीजनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इचिंग कर करके वो इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि पूरी बॉडी में मेरे रैशेस हो चुके थे। और मुझे तो कभी लगता ही नहीं था कि मेरी स्किन वापस इतनी अच्छी हो जाएगी। और मेरी कीमोस के बाद मेरी स्किन से जैसे ना मुझे प्यार होने लग गया, मुझे इतनी अच्छी लगने लगी अपनी स्किन कि मुझे लगे कि ये मेरी गुरुजी की दी हुई स्किन है। और मैं देख देख के बहुत खुश होती थी कि ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और और गुरुजी फुली ब्लेस करते हैं, गुरुजी बीच में नहीं रखते आर या पार। और गुरुजी ने ब्लेस किया, इतने अच्छे से ब्लेस किया कि आज मेरा कोई भी विटामिन कुछ भी नहीं चल रहा। मैं अपनी मर्जी से कुछ विटामिन लूं, बट मेरे को कोई डॉक्टर ने मुझे नहीं रिकमेंड किया हुआ। और ना ही डॉक्टर्स मेरे को बोलते हैं कि आप, मैं उनको, जैसे मैंने 2 बार पेट स्कैन कराया, वो
डॉक्टर मेरे को यहाँ तक बोलता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेट स्कैन कराने की, आप नाम भी मत लो इसका, कुछ नहीं कराना आपको, आप बिल्कुल ठीक हो। बट आई नो वो हमारे गुरुजी थे, जो सब पीछे से अपना हाथ देके हम पे अपनी ब्लेसिंग्स कि मेरे बरसा रहे थे। उसके बाद जब मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा वेट बहुत पुट डाउन होने लगा, तो मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं जो सत्संग है इसको मैं ग्रीन टी का नाम देती हूँ। मैं गुरुजी को तब अ, छतरपुर रोड पे हम जा रहे थे और मैं अपने अंकल के साथ और बच्चे थे और मैं गुरुजी को मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी अब तो मैंने ग्रीन टी पीनी स्टार्ट करी है और मुझे आपकी वो चाय प्रसाद पीनी पड़ेगी। ये मेरे मन के थॉट्स थे। तो जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे वहां पे सेवादास 6 बजे का टाइम सबको चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे और उन्होंने मेरे आगे नहीं किया क्योंकि एक संगत उठ के उन सेवादार अंकल को बोल रही थी कि इन आंटी को चाय प्रसाद नहीं मिला, इन आंटी को चाय प्रसाद नहीं मिला। बट वो अंकल मेरे पास आते और ट्रे आगे करते और एकदम नेक्स्ट संगत को वो चाय प्रसाद दे देते। अब मुझे तो ये बात समझ आ गई थी कि मुझे चाय प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा और मैंने गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी की स्वरूप को देखते हुए गुरुजी से बोला, गुरुजी आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद आपकी चाय प्रसाद को ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भूल चुकी थी, इट्स माय मेडिसिन। और मैंने जैसे ही गुरुजी को सॉरी बोला, इंस्टेंट उसी 1 सेकंड के अंदर वो अंकल मुझे कहते हैं, आंटी आपका चाय प्रसाद। अब उन अंकल को क्या पता था कि मेरी गुरुजी से क्या बात हुई है या मैं रास्ते में आते हुए कि गुरुजी से क्या बात कर रही हूँ और बट गुरुजी वो सब जानते थे। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है, इट्स गुरुजी की मेडिसिन है ये, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ये हमें हर हाल में नहीं इसको छोड़ना। किसी भी तरह से हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं नकार सकते। हमें वो चाहिए क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। एंड गुरुजी तो बोलते हैं कि उनकी प्रसाद में ही और उनके लंगर प्रसाद में ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब गुरुजी को इतना अपनी लाइफ सरेंडर कर चुकी थी और गुरुजी ने मेरे को नींबू की तरह निचोड़ के गुरुजी चाहते थे कि कोई रस भी ना रह जाए इसके अंदर कैंसर का, गुरुजी ने मेरा वो क्लियर किया। एंड गुरुजी कहते थे कि तुम अपनी लाइफ सरेंडर करो, उसके बाद देखो मैं आपकी लाइफ का घोड़ा कैसे चलाता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि सरेंडर करना इतनी बड़ी बात थी कि मैंने सरेंडर किया गुरुजी पे और गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी। अब लाइफ एक्सटेंड होने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं गुरुजी को ना मन ही मन बोलती होती थी कि गुरुजी प्लीज अभी मुझे नहीं आना, अभी मैंने लाइफ में मैंने अभी अपने बच्चों की शादी देखनी है, मैंने नानी बनना है, दादी बनना है। पर गुरुजी मेरे पास तो बहुत कम टाइम बचा है और संगत मुझे मंदिर में बोलती होती थी कि आपके तो बहुत कम दिन बचे हैं कि आपको तो गुरुजी ने लाइफ 10 ईयर एक्सटेंड की हुई है। और मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती थी, गुरुजी मुझे नहीं पता, आप देखो कि आगे लाइफ में मरने के बाद क्या है, बट मुझे नहीं पता, मेरे को अभी लाइफ और मेरा बहुत मन है कि अभी मैं नानी दादी सब बनूं। और गुरुजी ने मेरी वो बात भी सुनी। मैं गुरुजी को जब ये सब चीजें बोलती थी बट मेरे मन में अंदर ये चीज जरूर होती थी कि गुरुजी मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, गुरुजी मेरी बात जरूर सुनेंगे और 100% गुरुजी मेरी लाइफ और एक्सटेंड करेंगे। तो मैं मगर संगत को कैसे बोलूंगी? मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे गुरु का एक भी वर्ड का कोई अनादर हो कि गुरुजी ने कहा और उसकी लाइफ नहीं बढ़ी। तो मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती होती थी मन ही मन। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि हम डुगरी गए, वहां पे गुरुजी की भतीजी की शादी थी, आई थिंक 2015 और 16 की बात है। तो वहां पे जागो माइया निकली, तो गुरुजी जहां पर अपना पाठ पूजा करते थे, वो एक पेड़ था वहां पर, वो उस पेड़ के नीचे बैठ के तप करते होते थे गुरुजी, जैसे संगत मुझे वहां बताती थी। तो मैंने वहां पे देखा सब माथा टेक रहे हैं और सब गुरुजी के वहां पे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो वहां पे मैं जैसे ही पहुंची, एक बच्चा आया छोटा सा, मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ एक बच्चा, मैं और मेरे अंकल थे। उसने पेड़ की परिक्रमा करी और एक
टीका जैसे उठाया अपने अंगूठे में और मेरे माथे पे लंबा-सा तिलक कर दिया उसने। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरी गुरुजी ने लाइफ़ और मेरी एक्सटेंड कर दी है और बढ़ा दी है। अभी फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि कहीं न कहीं से, क्योंकि संगत बोलती होती थी कि कहीं न कहीं से आपको मैसेजेस आ जाएँगे, गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं, आपकी ड्रीम में भी आते हैं। तो मैं 2016 में ऐसे ही सत्संग सुना रही थी, अपने ये कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे-ऐसे लाइफ एक्सटेंड करी, कैंसर था मेरे को। तो वो आंटी का मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन आता है, वो आंटी मेरे को, वो भी सेवादार आंटी थी, वो आंटी मेरे को कहती हैं कि रीना, जब आप सत्संग सुना रहे थे ना ते गुरुजी मैनू बार-बार कह रहे सी ओनू जाके कह दे मैं उनदी लाइफ होर वधा देती है। तो मे एक बार को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने, और उससे थोड़ी देर पहले मैं अपने अंकल से ऐसे ही बात कर रही थी कि हम गुरुजी को ऐसे कुछ नहीं बोलते। तो मुझे इंस्टेंट जब वो आंटी का फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं ओनू कह दे मैं उनदी लाइफ होर वधा देती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं गुरुजी को मन ही मन तो ये चीज़ बोलती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे भी नानी-दादी सब बने, मुझे लाइफ अभी और चाहिए, मरने के बाद आप देखो, आप जानो, अब आप मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। एंड गुरुजी ने मेरा जो मन में जो मेरे थॉट आते थे उनको भी क्लियर किया, वो आंटी ने मुझे बोला। फिर एक बार फिर मुझे ऐसी ड्रीम आया कि हम ऋषिकेश में हैं और हम ऋषिकेश काफ़ी जाया करते हैं। तो वहाँ पर एक मैं और गुरुजी ने ब्राउन कलर का पैंट टी-शर्ट पहना हुआ है एंड गुरुजी और मैं वॉक कर रहे हैं और मैं गुरुजी को टाइट हग करके कह रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मैनू ना छड्डना। तो गुरुजी मेरे को टाइट हग करके कहते हैं, मैं केड़ा तेनू छड्ड रहा। तो मुझे ऐसे कई-कई इंडिकेशंस गुरुजी की तरफ से आने लगे। सो गुरुजी की मेरे तो बहुत हैं, सत्संग इतने सत्संग हैं कि, और गुरुजी की जितना गुणगान करो हमारे पास उतने वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। बट गुरुजी का लख-लख शुक्राना एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अंकल, अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक सत्संग एक और शेयर करना चाहूँगी। आंटी प्लीज़, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर करो आंटी। गुरुजी की जर्नी तो हमारे साथ 2007 से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, जब गुरुजी का बुलावा आया था। एंड जब मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी है, तो मेरे अंकल को हौसला आया। तो वो पहले सोचते थे, क्योंकि मैं बुटीक रन करती थी, अंकल को लगता था कि अब तो बुटीक कोई भई करने का कोई आगे चांस ही नहीं बन रहा, क्योंकि लाइफ तो इसकी कम है। बट जब जैसे ही मेरे को मैसेजेस आए कि लाइफ एक्सटेंड हो गई है, मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। एंड गुरुजी ने मैंने अपने वर्कर्स को फ़ोन किया और मैंने जैसे ही उनको फ़ोन किया, वो सब ईज़िली अवेलेबल कि ठीक है मैडम, आप स्टार्ट करो। और गुरुजी ने मेरा वापस इतना अच्छा बिज़नेस वापस रन करा दिया और इतना बढ़िया। जहाँ मैं रहती थी, गुरुजी ने मुझे वहाँ से मूव कराया कि गुरुजी जैसे जगह चेंज करना चाह रहे हो। और जो-जो हम लैंडलॉर्ड को बोलते थे, वो हर बात हमारी मानता था और सब तरह से जैसे गुरुजी का ही वो हुक्म था कि तुमने यहाँ पे मूव होना ही होना है, और गुरुजी ने हमें वहाँ पर भी बहुत ब्लेस किया। उसके बाद मैं गुरुजी पे मेरे अंकल का बहुत मन होता था कि मैं अपने बेटे के पास रहूँ, कि हमारी फैमिली छोटी-सी है, क्योंकि बेटी की शादी हो चुकी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे को नानी भी बना दिया, कि मैं जो-जो गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी। आज मैं नानी भी हूँ। और फिर मेरे अंकल को लगा कि अब बेटी भी अपने घर में खुश है गुरुजी की मेहर से, तो बेटे का पास अब चलते हैं। वो कनाडा रहता है और मेरे अंकल का बहुत मन होता था कि हम फैमिली इकट्ठी अब उधर ही रहेंगे कनाडा में। बट मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मेरे को होता था कि नहीं, मैं बुटीक पे मुझे रहना है, मैं बहुत बिज़ी रहती थी, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैं कहा गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे। और संगत जी, मैं बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे को जब ऐसे लगा कि गुरुजी ने मेरी लाइफ़ एक्सटेंड करी है, सॉरी ये थोड़ा-सा बीच में मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के और भी सिग्नल्स आए। जैसे गुरुजी के मंदिर के गुरुजी ने मेरे को दात बख्शी कि आप गुरुजी के चोले बनाओ, और मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर के चोलों की सेवा मिली।
और ये बात मुझे नहीं पता थी कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब एक बार अंकल मेरे शिव पुराण पढ़ रहे थे, अंकल काफ़ी बार पढ़ते थे बट हमारे माइंड से ये स्किप हो चुका था कि उसमें ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। तो अंकल ने जब दोबारा स्टार्ट करी तो उसमें एक लाइन आई कि जो भगवान के वस्त्र बनाता है भगवान उसकी उम्र लंबी करते हैं। तो ये भी इंडिकेशंस उम्र बढ़ाने के मिलने स्टार्ट हुए हमें और गुरुजी ने ये भी दिए। और मैं इतनी उसमें रहती थी कि गुरुजी के सुंदर-सुंदर चोले बनवाने, क्योंकि हर थर्सडे मंदिर में चेंज होता था और वेडनेसडे मुझे कुछ होश नहीं रहती थी। बस मुझे होता था अपने कारीगरों के पास ही बस खड़ी होके गुरुजी के सुंदर लेसेस और इन्हीं में मैं मस्त रहती थी। और मुझे लगता था कि मैं कनाडा चली जाऊँगी तो मेरे से ये सब चीज़ें कैसे होएँगी, कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे से ये सेवा छूटे। बट फिर मुझे मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि गुरुजी ने सबको ब्लेस करना होता है, सबका वक़्त होता है। कितने टाइम तक गुरुजी ने किससे कितनी सेवा लेनी है। क्योंकि मैं जब अपने बीमार होने से पहले जब मैं सेवा माँगती थी तो मुझे सेवा नहीं मिलती थी। कि वो अंकल मुझे सुध अंकल कहते थे, "आप क्या करते हो?" तो मैं कहती थी, "अंकल मैं बुटीक रन करती हूँ।" तो वो कहते थे, "आप लंगर प्रसाद खाओ, ऐश करो और आप अ, सेवा जब गुरुजी ने लेनी होएगी, अपने आप आपसे ले लेंगे।" और गुरुजी ने जब गुरुजी को सही वक़्त लिया, गुरुजी ने अपने आप सेवा ली। और इसी तरह जब मेरा ना कैंसर के बाद कैनुला इतना लगता था, मेरी वेन्स नहीं मिलती थी, तो मेरा ये राइट हैंड चलना बिल्कुल बंद हो गया था। मैं कोई चम्मच, चाकू कुछ भी नहीं अपने हाथ से उठा सकती थी कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी सेंसेशन कुछ भी नहीं था। और तो एक दिन बड़े मंदिर से हम लंगर प्रसाद करके निकल रहे थे बाहर, तो एक आंटी मुझे बोलती हैं कि आंटी आप किचन में आटा गुंदवा दोगे? और मैं तो इतनी परेशान कि मैं आटा कैसे गुंदवाऊँगी? एक तरफ से मेरे को खुशी भी हो रही थी कि गुरुजी ने मेरे को ये सेवा बख्श रहे हैं और मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा तो हाथ ही नहीं चलता। बट वो आंटी, मैं जैसे ही किचन में गई, वो आंटी मुझे बोलती हैं कि कोई बात नहीं रीना आंटी, मैं आपके साथ गुंदवा दूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी परात में इतना ज़्यादा आटा कि मेरा तो हाथ ही नहीं चलना मुश्किल था। फिर नेक्स्ट मंडे फिर वही बात हुई, फिर वही आंटी ने बोला कि आंटी आप ये परात में आटा गुंदवा दोगे? तो परात में आटा, सेम वही सिचुएशन, सब कुछ इतना ज़्यादा आटा। इस बार जब गुरुजी ने वो एक आंटी को मेरे को दिया, उनको भी सेम मेरी तरह ही प्रॉब्लम थी, उनको भी कैंसर हो चुका था, उनका भी हाथ नहीं चल रहा था। और गुरुजी ने उन आंटी को और मुझको दोनों को इकट्ठे ही ब्लेस करना था और हम दोनों ने एक ही परात में वो आटा गूँधा। उसके बाद देखा कि मेरा हाथ चलना स्टार्ट हो गया और बिल्कुल भी जैसे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया कि वो भी गुरुजी का तरीका था कि सेवा लेके उन्होंने कैसे ब्लेस करना था। और गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत-बहुत तरीके हैं। हम तो उनको अब सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कैसे-कैसे खुद ही शुकराना करा लेते हैं और खुद ही ब्लेस कर देते हैं। अब उसके बाद संजय जी, जब मेरे को लगा कि मैं आना नहीं चाहती थी कनाडा, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे, अगर आपको ठीक लगता है कि वहाँ जाना ठीक है, तो आप ही सलाह बनाओगे और आप ही देखोगे, मुझे नहीं समझ आती। गुरुजी ने मेरा ऐसे बनाया कि जो मैं सेवा करती थी, गुरुजी ने और मेरी सेवा भी गुरुजी ने पहले ही अपना सेवादार तैयार रखा हुआ था, वो हैंड ओवर करी। एंड गुरुजी को उसके बाद गुरुजी ने मेरा बुटीक जो था बहुत अच्छे से वाइंड अप कराया कि मेरे को पीछे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और मैंने जब गुरुजी पे छोड़ दिया और मैं और मेरे अंकल यहाँ पर हम आ गए कनाडा। अब यहाँ पे जब हम आए तो मुझे ऐसे गुरुजी ने इतने सत्संग हमसे यहाँ अटेंड कराए, यहाँ भी हमें इतनी प्यारी संगत मिल गई वैंकूवर की। हमें गुरुजी सत्संग अटेंड कराने, गुरुजी ने अपने आप ही सारा हमारा सिला बनाया। हमें राघव एक मिलाया अंकल, वो अंकल हमें ले जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर। और हम सॉरी बड़े मंदिर वैंकूवर सत्संग में हमें ले जाते। और उसके बाद हमें नहीं पता था कि तब भी गुरुजी तब भी हमें ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मेरे अंकल के माउथ के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई उनको और वो बहुत परेशान हो गए इस चीज़ को लेके कि, और यहाँ पे भी आते ही डॉक्टर्स ने वही फिर से कि आपको बायोप्सी और ये सब करानी है। हम पहले इस चीज़ों से इतने डर चुके थे कि वापस यही चीज़ हमारी लाइफ में दोबारा से आनी।
तो मेरे अंकल मैं हमेशा अंकल को बोलती थी, "गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, देखना सब अच्छा ही होगा।" यहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है और गुरुजी ना जाने कैसे-कैसे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट बड़े से बड़ा यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट से गुरुजी ने हमें मिलवा दिया। एक-एक दिन के अंदर हम जिस पे भी जाते वो बोलते कि ये मैं नहीं देख सकता, मैं आपको इससे भी बड़ा डॉक्टर पे आपको सजेस्ट करता हूँ और वो हमें वहाँ भेजते गए। और जब वहाँ पर भेजा उसके बाद उन डॉक्टर्स ने भी बोला क्योंकि हमारी हफ्ते बाद फ्लाइट थी, उन डॉक्टर ने बोला कि अभी आप यहाँ पे मेरे अंकल रेडी हो गए बायोप्सी सब कराने के लिए। बट यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी फ्लाइट है तो आप अभी इंडिया जाके ही कराओ क्योंकि कुछ अ, रास्ते में कोई आपको प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो जाए। तो हम लोग इंडिया वापस आ गए। जब इंडिया आए तो मेरा ही जो डॉक्टर था ऑनकोलॉजिस्ट उसी को ही हमने दिखाया। एंड वो उस डॉक्टर मेरे को बोलता है, "रीना घबरा नहीं, तू आ जा और यहाँ आके हम देखते हैं कि जो भी हमें करना होगा।" और उसके बाद उसने हमारे को हम उसके पास गए और उसने मेरे अंकल को सिंपल मेडिसिन लिख के दी, जैसे हल्दी वाला दूध पीना है आपने और आंवले का रस पीना है। ये सब चीज़ उसने बोली क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत डर चुके थे क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोल दिया था कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है, ये माउथ कैंसर की तरफ। बट गुरुजी की मेहर थी और हम इंडिया जब गए तो हम 1 महीना गुरुजी पे रेगुलर हम वहाँ रुके जो 1 डेढ़ महीना, ये नवंबर, जनवरी दिसंबर में। और गुरुजी के बड़े मंदिर हम जानते थे, वही रेगुलर जो हमारा रूटीन था, मंडे, थर्सडे हमने जाना स्टार्ट किया। अब वापस आने के बाद जब गुरुजी के फिर डॉक्टर ने क्योंकि बोला था 1 महीने तक आप ये खाओ फिर मुझे दिखाना। तो हम उस डॉक्टर के पास जब 1 महीने के बाद दोबारा गए, तो उससे 1 दिन पहले मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप मिला था, तो वो मैंने अपने गाड़ी की बैक सीट पे रखा गुरुजी की। एंड उनको बोला कि गुरुजी चलो आप हमारे साथ चलो। तो गुरुजी ने आए मेरे साथ और नेक्स्ट डे हमने जब डॉक्टर को दिखाना था, तो डॉक्टर बिल्कुल ऐसे सीट पे बैठा हुआ ऑन्कोलॉजिस्ट और कहता है कि अ रीना आपको कुछ नहीं है, आप ऐश करो। और बिल्कुल जैसे गुरुजी के ही वर्ड्स, गुरुजी जैसे बोलते हैं क्योंकि मैंने घर से चलते हुए बोला, "गुरुजी आप चलो हमारे साथ डॉक्टर के पास चल रहे हैं।" गाड़ी से उतरते ही बोला, "गुरुजी आओ अब डॉक्टर को दिखाना है।" तो ऐसे लगा जैसे वो गुरुजी ही उस सीट पे बैठे हों क्योंकि वो डॉक्टर तो मैं गुरुजी को भी नहीं इतना मानने वाला और ना ये ऐश करो वर्ड, वो कैसे ये वर्ड बोल सकता है? वो सीट पे बैठ के बोलता है कि अंकल ऐश करो, आपको कुछ नहीं है। और कहता है देखो मैंने आपको कितनी सिंपल मेडिसिन लिख के दी, बट उसने बोला कि मैं 90% तो आपका ठीक हो जाएगा हल्दी वाले दूध से और आपने आंवले का रस लेना है। बट ये 10% आपको सारी उम्र ये हल्दी वाला दूध और आपको ये सब लेना पड़ेगा, ये आपकी होल लाइफ मेडिसिन है। अब ये भी वर्ड्स गुरुजी के ही वर्ड्स हैं क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं 90% मैं क्योर कर देता हूँ, 10% मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको आगे लाइफ में या अगले जन्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। और गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया और वो डॉक्टर मेरे अंकल को बोलता है कि आप जाओ और अपना बेटे के पास खूब एन्जॉय से रहो। तो जैसे गुरुजी ने हर पल-पल हमारा साथ दिया, पल-पल हमारे साथ रहे। और यहाँ आने के बाद जब गुरुजी ने हमें यहाँ पर भी भेजा और जब हम वापस आए और उसके आने के बाद भी मुझे अब ऐसे लग रहा था कि गुरुजी के अब सत्संग हम कैसे अटेंड करेंगे क्योंकि अब तो कोविड का वो हो गया है। और गुरुजी ने हमें जब यहाँ भेजा तो हम ये सोच क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग कितनी एक्यूरेट क्योंकि जब गुरुजी पे मैंने सरेंडर किया कि गुरुजी आप देखो आपको अगर भेजना वहाँ ठीक लगता है तो ठीक है जैसे आप भेजो। और जब गुरुजी ने यहाँ भेजा तो यहाँ आ जाके हमें समझ आती है कि गुरुजी की कितनी मेहर थी और गुरुजी की प्लानिंग कितनी एक्यूरेट कि आज अगर हम इंडिया में होते तो हम अपने बच्चे के लिए भी परेशान हो रहे होते, तरस रहे होते कि वो अकेला है कि कैसे करेगा और वो भी हमारे लिए परेशान हो रहा होता। और गुरुजी ने जैसे ही मैं 14 जनवरी को यहाँ वापस आई और उसके बाद एकदम से कोविड का और ये सब हो गया कि गुरुजी की प्लानिंग सुपर्ब है कि गुरुजी के आगे तो
हर चीज का गुरुजी को पता है, बस गुरुजी ओनली वांट्स कि आप अपनी लाइफ सरेंडर करो, फिर मैं देखो आपकी लाइफ का घोड़ा कैसे दौड़ाता हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, पल पल शुक्राना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन मी और नॉट। लख लख शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।